हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा और आपको पता है फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है एक टाइप ऑफ फ्लो को। वो फ्लो इन भी हो सकता है, फ्लो आउट भी हो सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, और वो दिया किसी ने, गॉस ने, जिसको हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। तो आज हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और गॉस थ्योरम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करने के काम आता है। कोई भी सरफेस दे रखा हो आपको, उस सरफेस के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम गॉस थ्योरम से करने वाले हैं। देखिए, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी इस प्रकार से, मान ले कोई क्लोज्ड सरफेस है, आपकी मर्जी से कोई भी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस आप कंसिडर कर सकते हो। सपोज करो ये क्लोज सरफेस है, इस प्रकार से 2q + q - q ऐसे कोई चार्ज इनक्लोज करके रखता है, और इसके बाहर भी कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए मैंने बाहर ऐसे कुछ चार्ज कंसिडर कर लिए। तो गॉस थ्योरम ये बोलता है कि आपके पास ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, जैसे ये मेरे पास क्लोज सरफेस है, ये रेड वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे दिखाया है ये क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है +2q + q 3q - q 2q टोटल चार्ज है। तो इस सरफेस के अंदर जो भी फ्लक्स होने वाला है वो फ्लक्स होगा सिर्फ और सिर्फ इन इंटीरियर चार्ज के कारण। बाहर जो चार्ज हैं जैसे +3q और +q, इनके कारण फ्लक्स नहीं होने वाला। मतलब ये चार्ज फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे सिर्फ ये चार्ज। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई, जिसको आप क्या लिखते हो, E.ds से भी लिखते हो, क्लोज पाथ के ऊपर, टोटल फ्लक्स और द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो इसका जो टोटल चार्ज है वो सपोज करो मैं q मान लेता हूं। ये q किसके बराबर होगा, ये होगा +2q + q - q दैट इज इक्वल टू 2q। इस गिवन सरफेस के लिए 2q हो जाएगा, इसको हम इस q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू q, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ये q डिवाइडेड बाई ε0। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब यहां पे जो फ्लक्स है phi इज इक्वल टू E.ds, मैंने डायरेक्ट बोला कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस। ये है इंटीग्रल, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये जो सर्कल हमने लगाया ये रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड पाथ को। अब देखिए, स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई द क्लोज्ड सरफेस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। और अब ये जो गॉस थ्योरम है इसको हम एक स्फेरिकल सरफेस के लिए प्रूव करने वाले हैं। उससे पहले आप एक बात देख लो, जैसे यहां पे ये जो सरफेस था और ये चार्ज को इनक्लोज करके रखता है, तो ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। किसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस? जो भी सरफेस चार्ज को इनक्लोज करके रखता है उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस जो है, ये जो गॉसियन सरफेस है ये हो सकता है मे बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो भी अपनी एप्लीकेशन लेने वाले हैं उसमें हम नॉर्मली गॉसियन सरफेस या तो लेंगे इस प्रकार से एक स्फेरिकल 3 डायमेंशनल, या तो लेंगे स्फेरिकल, या लेंगे इस प्रकार से कोई सिलेंड्रिकल। ओके, और आप इस प्रकार से क्यूबॉइड टाइप का भी कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो। ऐसे क्यूबॉइड टाइप में भी हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। हम क्यूबॉइड का भी गॉसियन सरफेस ले लेंगे ऐसे, ये क्यूबॉइड हो गया, ऐसा भी गॉसियन सरफेस मान लेंगे। अब आप सोचोगे कि हमने ये गॉसियन सरफेस क्यों कंसीडर किए, मैं ये गॉसियन सरफेस क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हो आप, लेकिन इसका जो आपको फिर एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ds है आपके पास, ds रिप्रेजेंट किसको करता है, जो टोटल एरिया है उसके एक छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो एरिया आप इसका निकालोगे वो इस केस में निकालना कॉम्प्लिकेटेड है।
और इनका एरिया निकालना इजी है, डायरेक्टली इनका हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इन आवर क्लास 12th वी आर यूजिंग these type of Gaussian surface and we are not taking any arbitrary Gaussian surface. ओके, दूसरी बात, ये जो Gaussian surface होते हैं जो हम यहाँ पे लेंगे ये सिमेट्रिकल होंगे, जो भी चार्ज लेंगे उसमें क्या होंगे, ये सिमेट्रिकल होंगे। और सिमेट्रिकल का मतलब आपको पता है अच्छे से। तो ये हमारे पास होगा गॉस थ्योरम। अब हम इस गॉस थ्योरम का करने वाले हैं प्रूफ, और प्रूफ में आपके पास ये आना चाहिए E डॉट ds ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन टाइम टू द टोटल चार्ज। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कैपिटल Q लिखा है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कैपिटल Q लिखो, ये मैंने चार्ज का एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बस आपको दिमाग में ये फिक्स करके रखना है कि ये चार्ज है, क्या है, चार्ज है। और ये कौन सा चार्ज है, जो क्लोज पाथ है वो इनक्लोज करके रखेगा। ओके, चलो अभी हम करते हैं इसका प्रूफ, गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम इस टाइप के सरफेसेस लेने वाले हैं, कोई आर्बिट्ररी सरफेस नहीं लेंगे। गॉस थ्योरम का हम प्रूव करेंगे किसी भी एक सरफेस के लिए, और वो सरफेस ऐसा होगा जिसका सरफेस एरिया हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं एक स्फेरिकल गासियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे ये एक हमारे पास स्फेरिकल गासियन सरफेस है। ओके, और इस गासियन सरफेस का जो सेंटर है ये स्फेरिकल गासियन, इसके ऊपर सपोज करो मैंने मान लिया +Q चार्ज सिचुएटेड है। ओके, अब देखो ये जो सरफेस है इसका, ये यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस हो जाएगी। ये जो सरफेस है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाल रहा हूं तो कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है सभी का, क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू गिवन चार्ज के कारण। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q। ओके, लेकिन ये तब होता है जब फोर्स गिवन हो, जब एक सिंगल चार्ज गिवन हो और डिस्टेंस हो, जैसे यहाँ पे चार्ज है और चार्ज की यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू आपने ड्राइव किया था KQ डिवाइडेड बाई r²। याद रखने फॉर्मूला ये आपको। तो E का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई r²। ओके, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए गॉस थ्योरम ये बोल रही है कि E और ds का आपको क्या लेना है, क्लोज पाथ में इंटीग्रल लेना है, सरफेस इंटीग्रल लेना है। E का क्लोज पाथ पे सरफेस इंटीग्रल लेना है। तो आपके पास E तो हुआ, अब इस E का डायरेक्शन देखेंगे हम, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहने वाली, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूं तो डायरेक्शन जाएगी यहां से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका सरफेस इंटीग्रल लेना है। इस सरफेस के यहां पर मैं एक छोटा सा मान लेता हूं सरफेस एरिया ds, और इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी ये सरफेस हो जाएगा ds इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे ds होता है, पता है आपको। तो ये यहां पे हमने सरफेस लिया, तो आपको पता है कोई भी सरफेस होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस होता है। पता है ना आपको इस चीज का कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो यहां पे अगर मैं ds लेता हूं छोटा सा एरिया, तो उसकी जो डायरेक्शन किधर रहेगी, आउटवर्ड। तो ds इसका एरिया वेक्टर है जिसको हम ds से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पे अब लेते हैं सरफेस इंटीग्रल बोथ साइड, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, यहां भी और यहां भी, ओवर क्लोज्ड पाथ, ओवर क्लोज्ड पाथ। यहां भी लिख सकते थे टेकिंग सरफेस इंटीग्रल और क्लोज्ड पाथ, ये हम यहां पर लगा देते और अच्छा रहता, ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो देखिए क्या होगा, E तो आपके पास था, अब ds हमने और लगा दिया यहां पे और क्लोज पाथ पे ले लिया। आप सोचोगे अब यहां तो वेक्टर नहीं था और मैंने यहां पे वेक्टर लगा दिया। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, पहले आप एग्जाम में से डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, पहले आप इसको लिख लो ऐसे, E डॉट ds इज इक्वल टू, इधर है आपके पास KQ डिवाइडेड बाई r², और इधर हमने क्या ले लिया ds, और ये भी किसके ऊपर, क्लोज पाथ के ऊपर।
ये तो हमें एज इट इज रख लेना है इधर, क्योंकि हमें जरूरत है किसकी, ई डॉट डी एस की। ये हमने रख लिया इसको एज इट इज। इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व करने के बाद हम देखते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ओके। और जो डी एस है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये जो ds है इस प्रकार से, ये ds इस प्रकार से लोगे आप, ये ds इस पूरे सरफेस को ऐसे छोटे छोटे ds से हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस को कवर करेंगे ऐसे, है ना, ऐसे करके ये पूरा सरफेस कवर हो जाएगा। अब ये ds इस प्रकार से पूरे सरफेस पे आप लगाओगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये ds लगाओगे इसके ऊपर, तो क्या होगा फिर जब हम सभी ds को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये जो स्फीयर है इसका एरिया मिलेगा। और स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करोगे, के की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इनटू आपके पास बच्चा q डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ हमारे पास, और ये हमारे पास बचा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास ये जो क्लोज सरफेस था इसके अंदर q चार्ज माना था हमने, तो गॉस थ्योरम यही तो बोलता था, जो E डॉट ds आएगा वो 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज आएगा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूँ कि जैसे यहाँ वेक्टर नहीं था, मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, इधर वेक्टर लगाया, इधर वेक्टर नहीं लगाया, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। वैसे एक बात आप ध्यान रख लो, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा वो। अब मैं वो कॉन्सेप्ट करता हूँ कि हमने E डॉट ds कैसे किया, उस पर ध्यान दें। अब तो देखो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। अब E को यहाँ पे जैसे आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखा, तो E को अगर आपने यहाँ पे वेक्टर बनाना है E, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। अगर किसी भी स्केलर को किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर बन जाता है। क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है वेक्टर की प्रॉपर्टी में। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, ds से, सरफेस इंटीग्रल का जैसे हमारे पास ds था, ds, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n ds लिख सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर n इंटू ds। इसको दोनों तरफ हमने ds से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया था E डॉट करेंगे ds और द क्लोज पाथ, जो आपके पास ये टर्म आ गई, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका डॉट ये हो गया यूनिट वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें ds के साथ, तो ds को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर n इंटू ds, और इसका इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखिए r भी एक यूनिट वेक्टर है, n भी एक यूनिट वेक्टर है, और दो यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो यूनिटी होता है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, और उसका ये। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट इस रिजल्ट को इसके बराबर पुट कर दिया, और इसको मैंने बाईपास कर दिया, और यहाँ पे इसको बाईपास कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये ऐसे भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, इसी के ऊपर कि इसका न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके पास एक ऐसे न्यूमेरिकल आता है, सिंपल से न्यूमेरिकल बनता है, और वो ऐसे बोलेगा कि ये कोई आपके पास स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर प्लेट है इस प्रकार से, ये एक स्क्वायर प्लेट है, और इसकी जो साइड है मैं मान लेता हूं एक्स साइड है, ओके। इसके सेंटर से यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस q, जिसकी डिस्टेंस है x डिवाइड बाई 2, कितनी है, x डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइड बाई 2 है। इस चार्ज के कारण यहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब ध्यान से देखिए, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप निकालोगे तो गॉस थ्योरम यूज करोगे। एक तो फ्लक्स के अब आपके पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट से। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ds के बराबर होता है ओवर द क्लोज पाथ,
या इसको हम ई एस भी लिख सकते हैं, ई एस cos थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। सरफेस तो आप यहाँ से निकाल लोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर निकाल लोगे थीटा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। तो इस केस में ऐसा कोई केस है तो इसको हम यूज करने की बजाय प्रीफर करते हैं गॉस थ्योरम अप्लाई करना। और गॉस थ्योरम का जो इन्वेंशन है वो भी इसीलिए हुआ, और गॉस ने जो थ्योरम वो दी भी इसीलिए कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये इजी हो जाए, सोल्व करना आसान हो जाए प्रॉब्लम को। तो गॉस थ्योरम से ये प्रॉब्लम सोल्व करना बहुत आसान हो जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे, गॉस थ्योरम अगर लगाएंगे तो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब एक स्क्वायर है ये, इसको अगर मैं क्लोज करता हूं तो इस प्रकार से इसको क्लोज करने के लिए मुझे टोटल कितने सरफेस चाहिए, एक स्क्वायर प्लेट मुझे इधर लगानी पड़ेगी इसको क्लोज करने के लिए, एक ये इधर लगा दी, एक इसको करने के लिए ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर करता हूं इसको तो ये तो क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो क्यूब बनने के बाद ये चार्ज इनक्लोज होता है क्यूब के अंदर, तो क्यूब के अंदर चार्ज इनक्लोज होगा तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पूरे के पूरे क्यूब का जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू कितना रहने वाला है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि क्यूब के पास कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो दिस फ्लक्स इज डिवाइडेड इनटू द 6 पार्ट, और वी कैन सी दैट दिस फ्लक्स इज or the contribution of the 6 surfaces, and we have to find the electric flux of only this surface। केवल आपको इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो मतलब ये तो छठा हिस्सा है टोटल का, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स है फाई डैश वो कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, वेरी सिंपल। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये हेमिस्फीयर दे रखा है, इस प्रकार से एक हेमिस्फीयर दे दिया, ये हेमिस्फीयर दे दिया, और इसके यहाँ चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। आपसे कहता है इसका फ्लक्स बताइए, कैसे बताओगे। तो फिर से वही प्रॉब्लम, इस हेमिस्फीयर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपको एक हेमिस्फीयर और लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, फिर ये आपके इस प्रकार से बन करके क्या बनेगा, एक स्फेरिकल सरफेस बनेगा। अब इस पूरे के पूरे सरफेस का जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू वो बना Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें तो इसका निकालना है। तो ये क्या टोटल का हाफ है, तो ये हमारे पास जो फाई डैश रिजल्ट आएगा वो आ गया Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और देखते हैं एक क्वेश्चन और निकालते हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे है कि इस प्रकार से आपको एक क्यूब दे दिया, ये क्यूब दे दिया। ओके, और आपसे कहे ये क्यूब दे दिया, और जो चार्ज है, ध्यान रखना, जो चार्ज है वो चार्ज रखा है इसके, ये जो फेस है ना, ये फेस, इस फेस के ऊपर यहाँ रखा है, किसी भी एक फेस पे, 6 फेस है, किसी भी एक फेस के ऊपर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। और आपसे कहा जाए फ्लक्स निकालो, कैसे निकालो, इस क्यूब के अंदर फ्लक्स निकालो कितना होगा, इस क्यूब के अंदर फ्लक्स कितना होगा। तो क्यूब के अंदर फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, तो वही बात है, इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज। इसको क्लोज कैसे करूं, इसको अगर मुझे क्लोज करना है तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ पे इस प्रकार से एक क्यूब और लगाना पड़ेगा ना, ऐसे करके एक क्यूब मुझे और लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये कहीं क्लोज होगा। तो इसके आगे मैंने एक क्यूब और लगा दिया, तो अब ये दोनों क्यूब के अंदर आ गया। अब ये ऊपर से भी ढका हुआ है, नीचे से भी, इधर से, तो ओपन नहीं है, ठीक है। अब जो फ्लक्स निकलेगा हमारे पास वो टोटल फ्लक्स होगा इन दोनों क्यूब का। टोटल फ्लक्स कैसा होगा, इस क्यूब का प्लस जो मैंने रेड वाला क्यूब बनाया है इसका और इसका। रेड वाले क्यूब की एक साइड तो यही हो जाएगी जो व्हाइट वाली लाइन है, एक साइड तो रेड वाले की ये हो जाएगी, एक तो उसकी यही हो जाएंगी, और दूसरी जो मैंने यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर दी, दूसरी उसकी ये, जो ये यहाँ से ज़्यादा आपको वाइट नज़र आ रही है, ये, इसको जब आप ऐसे मिला दो, है ना, तो ये आपके पास एक क्यूब ये बन जाएगा। एक क्यूब तो इधर होगा, एक क्यूब ये होगा, तो दोनों क्यूब का जो फ्लक्स है फाई वो कितना है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब का फ्लक्स जो आएगा फाई डैश हम निकलेगा Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और निकालते हैं। क्यूब का एक एग्जांपल लेता हूं, कुछ प्रॉब्लम्स है। क्यूब का एक एग्जांपल, ये ऐसे करके हमने क्यूब बना लिया,
कहे आपसे कि चार्ज यहां रखा है, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा है, क्यूब के अंदर फ्लक्स बताओ कितना होगा। यहां चार्ज रखा है, इस क्यूब के अंदर फ्लक्स कितना होगा। सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे, सोच के देखो। यहां रखा है, क्यूब के अंदर निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज। और इस चार्ज को क्लोज करने के लिए आपको ऐसे ऐसे 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 8 क्यूब आपको लगाने पड़ेंगे। केमिस्ट्री में आपने पैकिंग, क्रिस्टल पैकिंग पढ़ी होगी, बीसीसी होती है, एफसीसी होती है ना, वहां पे आपने देखा जैसे ये एज है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, हाफ। कॉर्नर का कितना हो गया, 1/4। इस कॉर्नर को अगर आपको ढकना है तो ऐसे ऐसे 4 क्यूब आपको चाहिएंगे। 4 क्यूब से आप इसको क्लोज कर सकते हो। इस एज को, ये एज है, इस कॉर्नर को अगर आपको कवर करना है, बिल्कुल क्लोज करना है, तो ऐसे ऐसे कितने चाहिए आपको, 8 चाहिए। तो 8 चाहिए, तो 8 का कितना करेगा, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इस एज के ऊपर चार्ज रखा है, कहीं पे भी जैसे बोल दे आपको यहां चार्ज रखा हुआ है, इसका फ्लक्स बताइए, तो कैसे बताओगे। तो इसका फ्लक्स आपके पास निकलेगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन, क्योंकि इसको क्लोज करने के लिए हमें 4 क्यूब चाहिए। तो 4 क्यूब का होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक का कितना हो जाएगा, 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। Okay, so these are the some problems that we can use, we can solve with the help of this Gauss